तब की यूपीए सरकार ने गुप्तचर संस्थाओं से मिली हुई जानकारी पर ध्यान दिया होता तो 26/11 कभी होता ही नहीं। फिर हमें आज ये वीडियो बनाकर उस दिन की याद भी नहीं दिलानी पड़ती। सबसे पहले 18 नवंबर 2008 को रॉ ने एक सैटेलाइट फोन की बातचीत पकड़ी थी। इस बातचीत में पता चल रहा था कि गेटवे ऑफ इंडिया पर किसी होटल को इस्लामिक आतंकी अपना निशाना बनाएंगे। इसके बाद दूसरी बार इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी को जानकारी मिली कि एक नाव, अल हुसैनी नाम की नाव, पाकिस्तान से इस्लामिक आतंकवादियों को लेकर निकली है और इसका निशाना मुंबई है। पिछली बार की तरह इस बार भी जानकारी पर ध्यान नहीं दिया गया। और तो और इस बार जो जानकारी मिली थी उसमें तो उन संभावित मोबाइल फोन नंबर का जिक्र भी था जिन नंबर्स का इस्तेमाल इस्लामिक आतंकी करने वाले थे। तीसरी बार 21 नवंबर 2008 को जल सेना ने पाकिस्तानी इलाके में उस नाव को देख लिया जिससे इस्लामिक आतंकी आ रहे थे, ऐसा बताया जा रहा था। ये जानकारी आगे यानी गृह मंत्रालय के आंतरिक सुरक्षा विभाग को दे भी दी गई। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। चौथी बार 24 नवंबर 2008 को रॉ ने फिर से एक बातचीत पकड़ी। इस बातचीत में गेटवे ऑफ इंडिया के पास एक और नरीमन पॉइंट के पास दूसरे होटल की बात हो रही थी और इन होटलों पर इस्लामिक आतंकवादी हमला करने वाले थे। भारत ने ये बड़ा आतंकी हमला सिर्फ इसलिए नहीं झेला था क्योंकि इस्लामिक आतंकी भारत पर हमला करना चाहते थे या भारत पर हमला करना चाहते हैं। भारत ने यह हमला इसलिए भी झेला था क्योंकि पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम इस हमले को कामयाब बनाने की कोशिश में लगा हुआ था। हमले के तुरंत बाद इस इकोसिस्टम ने जो किया था वो भारत के लोग शायद ही भूल पाएंगे। घटना के तुरंत बाद इस इस्लामिक आतंकी वारदात को आरएसएस की साजिश बताने वाली एक पुस्तक का विमोचन हुआ। पुस्तक के विमोचन में कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने जो कहा था वो तो याद ही होगा। Nowhere in this book or nowhere in Mr. Mushrif's book you will see the involvement of the Pakistani terrorists in 2016. इसी पुस्तक के विमोचन में कुख्यात फिल्म निर्माता महेश भट्ट भी था और उसने इस फर्जी किताब को क्रांति बताया था। जहां चारों तरफ झूठ ही झूठ फैला हो उसमें सच बोलने वाले को क्रांतिकारी कहकर पुकारा जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि तमीर साहब ने क्रांति से कम कोई काम नहीं किया, मुश्किल साहब ने भी तो किया है, तो बहुत बहुत मुबारक। बाद में एनआईए की पूछताछ और जांच में पता चला था कि इसी महेश भट्ट का बेटा आतंकियों को रास्ता दिखाने के लिए मुंबई की रेकी में मदद कर चुका था। कांग्रेस और उसके बगल बच्चा गिरोहों की ऐसी आदतें कोई नई बात नहीं थी। जिनकी याददाश्त अच्छी होगी उन्हें यह भी याद होगा कि उस दौर में केरल के मुख्यमंत्री सीपीआईएम के वीएस अच्युतानंद थे। उन्होंने 2006 से 2012 के काल में केरल की सत्ता संभाली थी और करीब 14 बंधकों को मुंबई हमलों के दौरान छुड़ाकर वीरगति को प्राप्त हुए मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के घर जाने पर विदेशियों की फेंकी बोटियों पर पलने वाले इस कम्युनिस्ट अच्युतानंद ने कहा था कि अगर मेजर संदीप उन्नीकृष्णन मुंबई आतंकी हमलों में वीरगति को प्राप्त नहीं हुए होते तो कोई भी इनके घर नहीं जाता। कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बाद में यह भी कहा था कि मुंबई आतंकी हमलों के बाद सरकार पर पाकिस्तान के विरुद्ध कार्रवाई करने का काफी दबाव था, लेकिन उन्होंने कार्रवाई नहीं की। यह सब कोई नई बात नहीं थी क्योंकि 1993 के दौर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे शरद पवार ने मुंबई बम ब्लास्ट के बारे में बाद में स्वीकारा था कि मुंबई में केवल 12 धमाके हुए थे, लेकिन उन्होंने टीवी पर झूठ कहा था कि 13 धमाके हुए हैं। भारत को 26/11 के हमलों ने बदल कर रख दिया था। इस दौर में अमन की आशा गिरोह के कारकुन भारत भर में भ्रम फैलाने के काम में जुटे हुए थे। इन लोगों ने मैं हूं ना जैसी फिल्में उस दौर में बनाई थी और अभी भी उर्दूवुड यानी कि बॉलीवुड का ये गिरोह जवान जैसी ऐसी फिल्में बनाता है जिसमें यह दर्शाया जाता है कि आईएसआई तो बड़े भले लोगों का संगठन है, भारत की जनता और पाकिस्तान की आवाम तो अमन चाहती है, ये तो बस चंद सियासतदानों की साजिश है जिसकी वजह से दोनों मुल्क लड़ रहे होते हैं। ये सच इन फिल्मों में दबा दिया जाता है कि 1947 में पाकिस्तान
मजहबी कारणों से भारत से लड़कर अलग हुआ था। उस दौर में हुए दंगों में हजारों की संख्या में हिंदुओं को काट दिया गया था। नोआखली जैसे इलाकों में जो दंगे हुए थे उनका नाम नाइट ऑफ लॉन्ग नाइट्स यानी कि लंबे छुरों की रात पड़ गया। इस हमले का असर यह हुआ था कि अमन की आशा गिरोह को जनता का समर्थन गायब हो गया और रातों रात रियलिटी शो से पाकिस्तानियों का पत्ता कट गया। अगले आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए बोली लगाने को कोई तैयार नहीं हुआ। भारत और पाकिस्तान दोनों आतंकवाद के शिकार हैं। इस नैरेटिव को विराम मिला और लोगों की समझ में आने लगा कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, सिर्फ भारत और विशेषकर काफिर उसके शिकार हैं। पाकिस्तान आतंकवाद को शह दे, पाले पोसे और भारत पाकिस्तान से अच्छे संबंध बनाए रखे, ऐसा संभव नहीं था। ये आम आदमी समझ गया। कांग्रेसी नेताओं को इस समय भी ऐसा ही लगता रहा कि भारतीय जनता तो भोली भाली होती है, ये बात भी कुछ ही दिनों में भूल जाएगी। मुंबई हमलों में एक याद रखने लायक बात यह भी थी कि कसाब और उसके साथ आए इस्लामिक आतंकियों ने हिंदू नाम रखे हुए थे। उनके पास फर्जी कागज थे जो उनका नाम हिंदू बताते थे। कसाब ने तो हाथों पर एक कलावा भी बांधा हुआ था। वो अगर मारा जाता तो ये इल्जाम हिंदुओं पर ही थोपा जाता। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर संत तुकाराम ओम्बले ने अगर कसाब को जिंदा पकड़कर उस दिन इतिहास बदल नहीं दिया होता तो आज कहानी कुछ और होती। आप समझ ही सकते हैं कि कसाब हाथ में कलावा बांधकर खुद को हिंदू दर्शाने की कोशिश क्यों कर रहा था। क्या यह सिर्फ एक आतंकी हमले की नहीं, उसके साथ ही कई और चीजों की भी साजिश थी। सोचना यह भी पड़ता है कि इस कांड में जीवित पकड़ लिए गए इस्लामिक आतंकी कसाब को छुड़ाने के लिए अरुणा रॉय और हर्ष मांडर सहित 203 लोगों ने अपील दाखिल की थी। बिना किसी बड़े दबाव के किसी के लिए आधी रात को अदालत खोलकर सुनवाई होती हो, ऐसा तो कभी नहीं सुना। 2006 से 2010 का जो ये दौर था, ये दौर भगवा आतंकवाद की फर्जी कहानियां गढ़कर हिंदुओं को और बदनाम करने की कोशिशों का भी दौर था। कई इनामी पक्षकार उस दौर में अपने मशहूर कार्यक्रम में जमकर भगवा आतंक और हिंदुओं की असहिष्णुता का रोना रोते थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आज ये रोना बंद कर दिया है, लेकिन हाँ, इस्लामिक आतंकी कसाब के जिंदा पकड़े जाने से उनका झूठ पर्दे के बाहर जरूर आ गया है। ऐसी घटनाओं पर लिखी हुई किताबें ढूंढने की कोशिश की हमने और हमें एक किताब द सीज द अटैक ऑन द ताज नाम की एक किताब मिली। ये ताज पर हमले, वहां पर फंसे हुए लोगों से की गई बातचीत और सुरक्षा एजेंसियों से हुई चूकों पर लिखी गई किताब है। ये हिंदी में नहीं आती, या कम से कम हमें तो नहीं दिखी। संभवतः हिंदी में ऐसे मुद्दों पर शोध करके किताबें लिखने लायक पैसे नहीं मिलते होंगे, इसलिए जिन पत्रकारों ने इस मामले को कवर किया भी होगा, उन्होंने इस पर कुछ उल्लेखनीय लिखना जरूरी नहीं समझा। मुंबई पर हमलों के बाद इस्लामिक आतंकियों के मारे जाने और कसाब के जिंदा पकड़े जाने पर ही पूरी कहानी खत्म नहीं हुई थी। ये पूरी कहानी इससे कहीं पहले शुरू हुई और बरसों बाद तक चलती रही। इस मुद्दे पर RVS मणि ने भगवा आतंक एक षड्यंत्र नाम की किताब लिखी है। ये किताब मूलतः अंग्रेजी में लिखी गई थी और इसका हिंदी अनुवाद संभ्रांत मिश्रा ने किया है। इस पूरे घटनाक्रम में शिवराज पाटिल, P चिदम्बरम, AR अंतुले और दिग्विजय सिंह जैसे घाघ राजनीतिज्ञ क्या भूमिका निभा रहे थे, इस पर यह किताब काफी कुछ कहती है। इन मुद्दों को अदालत में ले जाने पर शायद और पोल खुलती, इसलिए कभी कांग्रेसियों ने RVS मणि पर मुकदमा ठोककर किताब को प्रतिबंधित करवाने की कोशिश नहीं की। मुंबई हमलों के बारे में समझना हो तो इस किताब को जरूर पढ़ा जाना चाहिए। जो एक और विशेष बात इन आतंकी हमलों में सामने उभर कर आई थी, वो थी भारतीय मीडिया कंपनियों की गैर जिम्मेदाराना हरकत। इन हमलों का NDTV की पक्षकार, जी हां, पक्षकार कहा है, पत्रकार नहीं कहा, NDTV की पक्षकार बरखा दत्त ने इन हमलों को कवर किया था। नैतिकता और सामान्य बुद्धि को ताक पर रखकर ये कुख्यात पक्षकार टीवी पर बताए जा रही थी कि ताज होटल में लोग कहां छुपे हैं, 19वीं मंजिल पर छुपे हैं। ऐसी बेशर्मी की मिसाल दुनिया में शायद ही दूसरी मिले। बरखा दत्त नाम की ये
कुख्यात पत्रकार इससे पहले सैटेलाइट फोन लिए कारगिल युद्ध को कवर कर रही थी और बाद में ऐसी बातें भी सामने आई थी कि बरखा दत्त के फोन के जरिए ट्रैकिंग करके पाकिस्तानी भारतीय चौकियों पर बम बरसा रहे थे। जहां जहां बरखा दत्त जाती थी उसके फोन की ट्रैकिंग होती थी और बम से वहीं निशाना लगाया जाता था। सिर्फ नैतिकता की बात करें तो बरखा दत्त इससे पहले से राडिया टेप कांड की वजह से कुख्यात थी। राडिया टेप कांड में आपको याद ही होगा कि कुछ पक्षकार और कुछ दलाल मिलकर फोन पर तय कर रहे थे कि किस विभाग का मंत्री किसे बनाया जाए। भारत में जो अक्सर मीडिया की कंपनियों के लोग असहिष्णुता बढ़ जाने की बातें करती हैं, उस असहिष्णुता को सबसे ज्यादा इन्हीं मीडिया कंपनियों के पक्षकारों को झेलना पड़ा है। बरखा दत्त हो, रवीश कौनजात हो कुमार हो, अजित अंजुम हो, ऐसे सभी पक्षकार जो भारत के विरोध का पक्ष लेते हुए नजर आते थे, उनकी मीडिया कंपनियों की नौकरियां अब जा चुकी हैं। आजकल ये सब यूट्यूबर के तौर पर नजर आ जाते हैं। इनके पीछे की वजहों में चलें तो हमें यह भी स्वीकारना होगा कि भारतीय बाबूशाही और नेताजी लोग आदिम युग में प्रिंट मीडिया के दौर में जीते हैं। जब नियम कायदे बनाने लिखने की बात आती है तब एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल बनता है और उस समय सरकारी अधिकारियों के लिए ये बनाया जाता है, पुलिस प्रशासन के लिए अलग अलग अंगों के लिए बनाया जाता है। लेकिन ये लोग मीडिया को, विशेष तौर पर आज की निजी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भूल जाते हैं। आज जो संस्थान पत्रकारों को आईडी कार्ड देने के लिए, एक पहचान देने के लिए हैं, जैसे कि पीआईबी वगैरह, उन्हें ये तक पता नहीं है कि एक यूट्यूब या सोशल मीडिया के जरिए पत्रकारिता करने वाले को क्या कहें। रवीश कुमार हो, बरखा दत्त हो या फिर अजित अंजुम हो, या जो आज यूट्यूब पर और कई पत्रकार दिखते हैं, उन्हें पत्रकार माना भी जाए या नहीं, उन्हें न्यूज दिखाने वाला माना जाए या यूट्यूबर सिर्फ मान करके उन्हें एक अलग कैटेगरी में रखा जाए, क्या करें। विदेशों में जब 9/11 या फिर लंदन का जो 7/7 का बम विस्फोट था, उसे देखें तो आपको अंतर दिख जाएगा। विदेशी मीडिया एक गाइडलाइन का पालन कर रही थी और क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना वो तय था। समय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को बताया जा रहा था कि क्या हो रहा है और स्थिति अभी कैसी है। आपदा की स्थिति में एक सीमा तय की जाती है जिसके आगे मीडिया भी नहीं जाती, सिर्फ उस आपदा के लिए प्रशिक्षित लोग जाते हैं। मुंबई में तो रिपोर्टर और कैमरामैन जाकर एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के तब के प्रमुख जेके दत्त के बगल में खड़े हो गए थे और जब वो कार्रवाई के आदेश दे रहे थे तो वहां पर सुन भी रहे थे और लाइव कवर करने की कोशिश कर रहे थे। सबसे पहले न्यूज ब्रेक करने और टीआरपी ले लेने का ऐसा लालच। मुंबई हमलों में इस्लामिक आतंकियों को आग लगने का पता टीवी चैनलों से लगा था। उन्हें ओबेरॉय होटल की छत पर हेलीकॉप्टरों से सिपाहियों के, कमांडोज के उतरने का पता टीवी के जरिए चला था। यहूदी लोग जेविश जाबाद हाउस में रहते हैं जहां एक अमेरिकी रब्बी और उनका परिवार बंधक है। ये भी काफिरों को मारने निकले इस्लामिक आतंकवादियों को टीवी न्यूज से मालूम पड़ा था। उस समय के कांग्रेसी गृह मंत्री पाटिल पर यह आरोप आएगा कि वो 3 बार कपड़े बदल रहे थे और तब टीवी के सामने, मीडिया के सामने आ रहे थे। एनएसजी के कमांडोज उनके देर से आने की वजह से दिल्ली से देर से रवाना हुए थे। ठीक इसी वक्त मीडिया पर भी आरोप आएगा कि आतंकियों को पता बताने वाली मीडिया कर्मी तो बरखा दत्त जैसी नामी गिरामी भी थी। सच्चाई यही है कि न केवल राजनीतिक नेतृत्व के मामले में बल्कि अपनी जवाबदेही दर्शाने के मामले में मीडिया की विफलता की कहानी भी 26/11 की वारदात सुनाती है। इससे हमने कुछ सीखा भी है या नहीं, इतने वर्षों में हम कितने आगे आए ये मालूम नहीं। कभी फुर्सत मिले तो इस बारे में भी सोचिएगा। जय श्री राम।